हेलो नमस्कार सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने फिजिक्स का पोर्शन शुरू किया है और कल मैंने उसका आपको जो डेफिनेशन पोर्शन था वो ख़त्म किया था, और आज हम उसका लास्ट जो पोर्शन है लॉज ऑफ मोशन उनको ख़त्म करेंगे। और साथ में उसके कल मैंने आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए थे। तो उन्हीं एमसीक्यूज़ के आंसर मैं आज आपको बताऊंगा, और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको संडे को दूंगा, क्योंकि संडे को मैंने जो 50 एमसीक्यू की सीरीज़ है एक तरह की शुरू की हुई, तो उसमें मैं ऐड अप करूंगा न्यू 50 एमसीक्यूज़, और उसी में मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ आज के एमसीक्यूज़ के जो कल पूछे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। तो इसका आंसर है फर्स्ट, when a motor car makes a sharp turn at high speed we tend to thrown to one side, which type of inertia is this। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट inertia of direction। वेलोसिटी की बात करते हैं, इन द फॉलोइंग ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स इट टुवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 टाइम्स। अब एक्सेलेरेशन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन स्टूडेंट, ये था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच यूनिट वर यूज टू कैलकुलेट फोर्स। तो कौन सा यूनिट फोर्स को कैलकुलेट करने का काम आता है, तो उसको वो उसका नाम जो है वो न्यूटन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट डज ऑडोमीटर हाउ टू माइल मेजर्स। तो ऑडोमीटर, जो गाड़ियों का ऑडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है स्टूडेंट्स, इट मेजर्स डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, ये ये इसकी की है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। और चलिए आज जो मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन में। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। इट states that an object remains in a state of rest or of uniform motion unless compelled to change that state by an applied force। तो स्टूडेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो उसकी टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा या तो वो रेस्ट में रहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये चीज़ कौन बोलता है, ये चीज़ बोलता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब सेकंड बात करते हैं, इन अदर वर्ड्स all the object resist a change in the state of motion in qualitative way। the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो आर्टिफिशियल है, हर ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है कि कोई भी फोर्स जब हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो उस फोर्स को रेजिस्ट करता है, क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहना चाहता है। तो इस रेजिस्टेंस होता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं inertia। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसकी वजह से स्टूडेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर, आई होप यू गेट दिस कंसेप्ट इन योर माइंड विद क्लैरिटी। अब मूव करते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, व्हेन कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली द पैसेंजर बेंड्स बैकवर्ड। तो स्टूडेंट आप मान लीजिए कि चाहे कार है चाहे ट्रेन है, अगर वो एकदम से रुक जाती है तो जो पैसेंजर होता है वो बैकवर्ड पुश होता है, वो बैकवर्ड मूव करता है, उसको बैकवर्ड धक्का लगता है। तो ऐसा क्यों लगता है, ऐसा इनर्शिया की वजह से होता है। और इनर्शिया क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट, व्हेन ए रनिंग हॉर्स स्टॉप्स सडनली द राइडर बेंड्स फॉरवर्ड। ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी ड्यू टू inertia, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब बात करते हैं तीसरी की, द डस्ट पार्टिकल कम आउट फ्रॉम ए कारपेट व्हेन इट इज बीटन विद ए स्टिक ड्यू टू देयर inertia ऑफ रेस्ट। तो ऐसा क्यों होता है, जब डस्ट पार्टिकल जो कारपेट पे हैं वो बाहर निकल जाते हैं जब हम उनको स्टिक से बीट करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये भी स्टूडेंट inertia ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। अब एग्जाम्पल नंबर फोर्थ की बात करते हैं, ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग कार फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द कार स्टॉप्स सडनली। दिस इज बिकॉज द फीट ऑफ पैसेंजर कम्स टू द रेस्ट along with the car but the upper part of the body tends to remain in motion due to inertia of motion।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कौन सा इनर्शिया काम कर रहा है, इनर्शिया मोशन काम कर रहा है। और स्टूडेंट ये 4 एग्जांपल्स जो हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये स्टूडेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि बताओ जी स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, वो सीधे आपको एग्जाम्पल पूछेंगे और फिर आपको पूछेंगे बताओ कि इसमें कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, ध्यान से सुनिएगा। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट मैं पहला लॉ आपको एक बार फिर से बताता हूँ। पहला लॉ क्या बोला था हमने कि कोई भी बॉडी है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, जहाँ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। लेकिन सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ ये बोलता है कि हमें उसका अगर हमें उसका मोमेंटम चेंज करना है ऑब्जेक्ट का, तो उसके ऊपर जो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी वो फोर्स इतनी होनी चाहिए ताकि वो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सके, उसको जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कहने का मतलब ये है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कहने का मतलब ये है कि अगर मोमेंटम को अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो ऑब्जेक्ट का वो कब चेंज होता है, जब हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। और वो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसके मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम हम हमेशा स्मॉलर p से डिनोट करते हैं और इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो स्टूडेंट वेलोसिटी जो होती है वो आपको मैंने बताया था वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी वजह से आपका जो मोमेंटम है वो भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। अब बात करते हैं सेकंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स। तो स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है, जो बॉडी जो नेचुरल जो बॉडी रेस्ट में होती है मोशन में होती है उसको एक्सटर्नल जब भी हम कुछ अप्लाई करेंगे उसका जो मोशन है या कुछ फोर्स है वो उसको चेंज कर देगी। लेकिन ये सेकंड लॉ ये बताता है कि हमें उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करनी चाहिए। द सेकंड लॉ गिव्स अस मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स स्टूडेंट। तो सेकंड लॉ क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है और स्ट्रेंथ देता है कि हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी चाहिए। और इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द न्यूटन सेकंड लॉ। तो स्टूडेंट जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो न्यूटन सेकंड लॉ में ही है। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ पा रहे होंगे, मैंने बता दिया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बताता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है किसी भी बॉडी को अगर हमने उसके नेचुरल टेंडेंसी से मतलब चेंज करना है, अगर कोई रेस्ट में है तो अगर हमने उसको मूव करना है तो वो न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ हमें हम मोशन ये बताता है हमें उसके ऊपर कितनी फोर्स करनी है ताकि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट से डिस्प्लेस होगा, तो हम उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करनी है वो हमें बताता है न्यूटन सेकंड लॉ मोशन। तो स्टूडेंट ये है एग्जाम्पल। While we catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hand backwards with the moving ball. In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of moving ball decreases to zero. Thus, the acceleration of the ball is decreased, and the therefore impact of the catching fast moving ball also reduced. If the ball is stopped suddenly, then the high velocity decreases to zero in a very short interval of time. Thus, the rate of change and movement of ball will be large. Therefore, a large force would have to apply for holding the catch that may hurt players' from. Student, is ये जो example दी है मैंने, यहाँ पे क्या होता है, एक ग्राउंड है वहाँ पे शॉट प्लेयर शॉट मारता है, फील्डर उसको कैच करता है। तो हम वहाँ पे ये बताने की कोशिश की फील्डर जैसे ही एक मोमेंटम में जैसे ही मोमेंटम में हाथ को पीछे करता है तो बॉल उसके हाथ में आती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसमें जो टाइम इंटरवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो टाइम इंटरवल जैसे ही इंक्रीज़ करेगा जो वेलोसिटी होगी मूविंग बॉल की वो डिक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा जो एक्सेलरेशन होती है बॉल की वो भी डिक्रीज़ कर जाती है और जो इम्पैक्ट होता है कैचिंग का वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो प्लेयर के हाथ में जो उसका पाम होता है उस वो हर्ट नहीं होता। लेकिन इसका अपोजिट अगर बॉल को एकदम से सडनली रोक दिया जाए तो जिसकी वजह से क्या होगा उसकी हाई वेलोसिटी होगी और जो
जो ज़ीरो पर आएगी बड़ी जल्दी, ठीक है, जिसकी वजह से यह जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा बॉल का स्टूडेंट वो बड़ा ज़्यादा होगा, और बड़ा ज़्यादा होने की वजह से जो लार्ज फोर्स है वो उसके हाथ पे स्ट्रक करेगी लार्ज फोर्स के साथ बॉल, जिसकी वजह से प्लेयर का पाम जो है वो हर्ट हो सकता है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं इन हाई जंप एथलेटिक इवेंट द एथलीट्स आर मेड फॉल आइदर ऑन कुशन बेड और ऑन सैंड बेड। This is to increase the time of athlete fall to stop after making the jump. This decrease the rate of change of momentum and hence the force. So student, this is another example of Newton's second law of motion. तो अब बात करते हैं फाइनली स्टूडेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। तो स्टूडेंट कहने का ये बोलता है कि जब भी कोई एक्शन होता है उसका एक अपोजिट रिएक्शन होता है, और एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग बॉडीज़ पे होते हैं, एक बॉडी पे नहीं होते। ये क्लियर हो जाएगा अभी मैं जब भी आपको एग्जाम्पल बताऊंगा इससे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है ऑन फायरिंग द बुलेट द गन्नर इज पुश्ड बैक। तो स्टूडेंट एक्शन क्या हुआ यहाँ पे? एक्शन ये हुआ कि आप बुलेट को चलाया, और रिएक्शन क्या हुआ कि जो गन्नर था जिसकी शोल्डर पे जो गन रखी हुई थी तो वो धक्का देती है पीछे की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। व्हेन द बोट मैन इज जम्प्ड फ्रॉम द बोट इज पुश्ड बैक। तो यहाँ पे एक्शन क्या होता है? व्हेन द बोट मैन इज जम्प्ड फ्रॉम द बोट, ये एक्शन है। द बोट इज पुश्ड बैक, ये हो गया उसका रिएक्शन। While swimming, a person pushes the water backwards, the water pushes the swimmer forward with the same force. तो कहने का मतलब है कि स्विमिंग में जब पर्सन वाटर को पुश करता है बैकवर्ड तो वो उसका एक्शन है, लेकिन जब वाटर पुशेज द स्विमर फॉरवर्ड वो उसका रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे, अगर नहीं होंगे आप वीडियो को रिवाइंड कर दीजिए और फिर से देखिए। और स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आई मैं एमसीक्यू की सीरीज़ ला रहा हूँ, वहाँ से आपको क्लैरिटी बन जाएगी। तो कल स्टूडेंट्स मैं जीके का पोर्शन लाऊंगा, और आई होप वो भी आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।